गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश विद केपी सर। जैसा कि आप चैप्टर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, आप सारे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो आपका जो बचा है वो बचा है पी का स्क्वायर। तो आइए इसको समझते हैं डीपली कि पी का स्क्वायर क्या होता है। पी को पी इंटू पी करेंगे तो पी का स्क्वायर बनता है। तो एक पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन और एक पी का मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। यही आपके दो प्रोनाउन रह गए हैं और बाकी का आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो होती है हमारी क्या, वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या क्या आता है, आई वी यू दे ही सी इट, ठीक है, हेम हर, ये सभी क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में कैटेगरी होती हैं, जैसे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को और क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव, ठीक है, एक्यूजेटिव। और क्या होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये एक चार्ट है, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से कि हमारे जो पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, आई और वी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है, समझ में आया। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर, ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा उसका आवर सेल्फ, समझ में आया। ऐसे सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, क्या आता है, यू। तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, और आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर सेल्फ का सिंगुलर में यूज़ करते हैं और योर सेल्फ्स का प्लूरल में यूज़ करते हैं। आइए थर्ड पर्सन में पढ़ते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही सी इट दे और वन, ठीक है। जैसे ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हिम, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी होगा हिज, और आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हर, और पजेसिव एडजेक्टिव हर, और पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा आपका हर सेल्फ, ठीक है। और इट का क्या होगा ऑब्जेक्ट, इट होगा ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव केस क्या होगा, इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है, समझ में आई बात। पजेसिव प्रोनाउन यानी कि इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है इसका इटसेल्फ, ठीक। दे का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, देम, और क्या होगा पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, देमसेल्व्स। वन का क्या होता है ऑब्जेक्ट वन, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वंस, एपोस्ट्रोफी एस वाला बता चुका हूँ मैं पहले वीडियो में, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका वंस, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, वन सेल्फ, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं पूरी टेबल को किस तरीके से हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, और ये पर्सन के ही बनते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। तो देखेंगे आप, पहला जो यूज़ है इसका, यूज़ ऑफ द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, मतलब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को के जो यूज़ है उनको समझेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आता है, कैसे पहचानेंगे, जैसा बोल दिया सी इज़ कमिंग हियर, तो यहाँ पर सी अंडरलाइन कर दिया, तो पूछा कौन सा केस है ये, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है और नॉमिनेटिव केस है। दूसरा बोल दिया वी आर डूइंग आवर होमवर्क, तो यहाँ पर वी अंडरलाइन कर दिया, ये भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे मैंने कहा आई लाइक हर, तो हर को अंडरलाइन किया, तो यहाँ पर क्या है वो ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य समझते हैं, जैसे देन और जो एज होता है वर्ड, देन ऑब्लिक एज के बाद भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आती है यदि कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स के बीच हो। समझ रहे हो, ये पॉइंट समझने वाला है कि देन और एज के बाद में प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आती है यदि कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स के बीच हो। तो वो तुम्हें ऐसे देगा, यू आर बेटर देन मी, और तुम समझोगे काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, क्या वह मुझसे अच्छा है, वह तुमसे अच्छा है। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो मी
और यू, तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस में, तो देन के बाद में जो मी है वो भी कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई। तो दूसरा समझते हैं, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मी, तो ये चीज़ गलत है, तो यहाँ पर एज के बाद में क्या आना चाहिए, बोलो, आई आना चाहिए, ठीक है। ही इज़ डूइंग बेटर देन अस, तो यहाँ पर अस की जगह पे क्या आना चाहिए, वी, क्योंकि कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। मोहन इज़ एज डल एज सोहन, तो यहाँ पर दोनों ही नाउन है और दोनों ही सब्जेक्टिव केस में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझते हैं देन और एज की दूसरी कंडीशन। एक्सपर्ट कहते हैं परंतु यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, उसमें क्या हो रहा था, दो सब्जेक्ट के बीच में, और इसमें क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, तो देन और एज के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो उसको कौन से केस में रखेंगे, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव रूप में ही आता है, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, मैंने बोला आई लाइक यू मोर देन ही, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब और यू हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ पर तुलना किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हिम जो ही है उसकी जगह क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, आई लाइक यू एज मच एज सी, तो यहाँ पर भी सी की जगह क्या आ जाएगा, हर। क्लियर हो रहा है ना ये भी, कि दे लव मी नो लेस देन सी, तो यहाँ पर सी की जगह क्या आ जाएगा, हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है। जैसे सी लाइक्स मी एज मच एज ही, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया समझते हैं। इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, एक पार्ट है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपस में मिलते हैं तो वे किसके बराबर होते हैं, इस बात को तय करने वाला नियम ही प्रोनाउन कॉम्बिनेशन का नियम कहलाता है। इसके 5 नियम है। कितने नियम है, 5 नियम है। जैसे मैंने बोला आपसे फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, ठीक है, सेकंड पर्सन यानी कि तुम, प्लस थर्ड पर्सन, तो वो किस पर्सन के बराबर होगा, तो वो होगा वी के बराबर। किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन यानी कि तुम, वो किसके बराबर होगा, वो भी वी के बराबर होगा। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, वो किसके बराबर होगा, वो भी वी के बराबर होगा। मैंने बोला थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो किसके बराबर होगा, दे के बराबर होगा। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि तुम और वह, तो वहाँ पर वो होता है यू के बराबर, तुम के बराबर, ठीक है। इसके इनके अकॉर्डिंग ही जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो आपको मेनली 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक तो इसका कॉम्बिनेशन प्रोनाउन होता है क्या, 123 यानी कि नेगेटिव होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर 3 पर्सन आए तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और क्या आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव। वो इनके सीक्वेंस में भी गड़बड़ करता है और ज़्यादातर पजेसिव एडजेक्टिव भी एरर दे देता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एरर। मैंने बोला आपसे ही कॉमा यू एंड आई आर टू डू माई वर्क, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इनका सीक्वेंस बिगाड़ दिया है। ये क्या कर दिया है, थर्ड पर्सन पहले कर दिया है, फिर सेकंड पर्सन कर दिया है, फिर फर्स्ट पर्सन कर दिया है। लेकिन ये सही कैसे होगा बताओ, पहले आएगा आपका सेकंड पर्सन, फिर आएगा आपका थर्ड पर्सन, फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन, और ये तीनों ही किसके बराबर है, वी के बराबर। तो इसीलिए जो वहाँ पर माई आया है उसकी जगह जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो आ जाएगा आवर। क्लियर हुआ ना सभी को। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। ही एंड सी डिड हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 2 पर्सन है, ही एंड सी क्या बनाते हैं, दे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देयर वर्क या हर वर्क, देयर वर्क आना चाहिए। हर सेल्फ की जगह भी क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। तो आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझो, ही एंड आई, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, वॉज बिजी इन आवर प्रोजेक्ट। तो आप ये सोचो कि ही एंड आई 2 पर्सन है, तो यहाँ पे वर्ब की कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर। और ही एंड आई इक्वल टू होते हैं वी के बराबर, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ किया हमने, आवर यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आया है तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से। एरर फाइंड कर पाओगे ना, प्रोनाउन ऑफ कॉम्बिनेशन की एरर आती रहती है। तो आइए समझते हैं और क्वेश्चनों को। यू कॉमा आई एंड सी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपियाड, तो यहाँ पर जो
सीक्वेंस है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो सही क्या होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये हो जाएगा यू कॉमा सी एंड आई और आ जाएगा इसकी जगह पे आर। समझ में आया। तो इस तरीके की एरर भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कॉमा दे एंड आई, यू कॉमा दे एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तो आप समझे, बच्चा समझेगा कि आई के अकॉर्डिंग एम लगा दिया, सही है। तो ये चीज़ गलत है, एम की जगह क्या आ जाएगा आर, क्योंकि पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रोनाउन ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज समझ में आया होगा। आइए समझते हैं और कुछ फैक्ट कि वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन का केस आता है वो कौन सा आता है। तो वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन का केस आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के तुरंत बाद ध्यान रखें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है और यूज करना है। आइए उदाहरण समझते हैं कि सी हेल्प्ड आई, तो गलत है। हेल्प के बाद में क्या आना चाहिए, मी। तो आई को काट देंगे, क्या हो जाएगा, मी। तो वी इनवाइटेड दे टू द फंक्शन लास्ट नाइट, तो दे थोड़ी आएगा, क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। ही टोल्ड हिम द एंटायर एपिसोड, तो यहाँ पर ये एकदम करेक्ट क्या है, आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या पैरामीटर दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद में भी हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखें, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वी डू नॉट डिपेंड ऑन, ही नहीं आएगा, ऑन के बाद में क्या आ जाएगा, हिम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ही एंड आई, तो यहाँ पर ये बिटवीन है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और आई का हो जाएगा मी। जैसे बोला वन ऑफ दे वॉज प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पर दे की जगह क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। मैंने बोला ईच ऑफ वी इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर जो वी आया है वो कौन से केस में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर वी का है वो क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। समझ में आया। पर्सनल प्रोनाउन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझते हैं। लेट कॉमा बट कॉमा एक्सेप्ट एवं बिटवीन अमंग के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है, बल्कि प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आपसे लेट वी प्ले, गलत है, क्या होगा, लेट अस प्ले, ठीक। मैंने बोला बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई कॉमा देयर इज नो फाइट, तो यहाँ पर सही क्या होगा, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और उसके तुरंत बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी। मैंने बोला लेट अस हेल्प देम, लेट अस हेल्प देम, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेट अस हेल्प देम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन हिम एंड सी, तो यहाँ पर सी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी की जगह पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। लेकिन एक नोट ध्यान रखना कि बट के बाद सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोनाउंस का प्रयोग सही माना जाता है यदि इसका प्रयोगकर्ता के स्थान पर हो, परंतु ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। यदि बट हो तो इसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मैंने बोला एवरीबडी बट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिम ऑब्लिक ही वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ही भी आ सकता है और हिम भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नो वन वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन बट ही, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो बट यहाँ पर जो ही आया है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 1,01% क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए। समझ में आया। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि एक स्ट्रक्चर होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है आपके में कि इट प्लस बी फॉर्म, बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, प्लस सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट के बाद यदि इज क्रिया का रूप हो और उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े तो उस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ में आया। जैसे इट के बाद में यदि बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म यानी कि बी फॉर्म क्रिया आ जाए,
तो उसके बाद में हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग ही आगे वाली वर्ब आती है। जैसे आइए क्वेश्चन समझते हैं। मैंने बोला इट इज़ मी हु इज टू डू दिस वर्क, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इट इज बी फॉर्म है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया है, माना प्रोनाउन का क्या आता है, प्रोनाउन का वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट केस आता है, लेकिन आगे ये जुड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से, तो यहाँ पर मी की जगह पे हो जाएगा आई, और फिर हु के बाद में जो इज है वहाँ पर आ जाएगा क्या, एम, आई के अकॉर्डिंग एम आ जाएगा। आइए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ दे हु आर रेडी टू हेल्प अस, समझो उसको। तो इट इज दे कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इट इज दे, तो यहाँ पर जो दे आया है वो सब्जेक्टिव केस है, और हु के बाद में जो वर्ब आई है आर, वो क्या है हमारा, वो भी हमारा दे के अकॉर्डिंग आई है, और हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यूज समझते हैं इट का। इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इट का यूज जानवरों के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, देशों के लिए होता है, शिशुओं के लिए होता है, पेड़ पौधों के लिए इट का प्रयोग होता है। इनके लिए ही या सी का प्रयोग नहीं होता है। परंतु यदि वाक्य में मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन हो तो ही या सी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे समझते हैं, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, तो यहाँ पर जो कश्मीर है वो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो सुंदरता यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। मैंने बोला इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ अराउंड 1.30 बिलियन पीपल। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए किसका यूज़ किया है, इट का यूज़ किया है कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, डेथ लेज हर आईसी हैंड्स ऑन अस, तो यहाँ पर जो डेथ है उसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हिज भी आ जाता है लेकिन सेंटेंस चेंज होता है। जैसे एक और डेथ का एग्जांपल देते हैं, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, तो यहाँ पर डेथ एक मैस्कुलाइन जेंडर की तरह काम कर रहा है, और आईसी वाले में वो फेमिनाइन जेंडर की तरह काम कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो आइए समझते हैं कुछ और यूज़ इट के। इट का यूज़ टाइम के लिए होता है, वेदर के लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए होता है, या किसी अन्य नेचुरल हैपनिंग यानी कि प्राकृतिक घटना को अभिव्यक्त करने के लिए। इंट्रोडक्टरी यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं होता, इनमें इसे एम्प्टी इट कहा जाता है, एम्प्टी इट कहा जाता है। आइए समझते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, इट हैज़ बीन कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, ये ईडियम्स यूज हो जाता है। ठीक है, मूसलाधार बारिश के लिए। तो यहाँ पर इट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि सुबह से वर्षा हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मैंने कहा इट इज़ समर, या फिर इट इज़ मंडे, या इट इज़ जुलाई, तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि समर क्या हो जाएगा, सीजन। ठीक है, मंडे क्या हो जाएगा, आपका दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मॉर्निंग, तो ये किसको नोट कर रहा है, टाइम को। ठीक, और यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लाइटनिंग और थंडरिंग के लिए इट का यूज़ किया गया है, प्राकृतिक घटना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इट की वैल्यू भी नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इट का। मैंने कहा इट इन्फिनेटिव जानते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड, जीरंड क्या होता है, V1 प्लस ING। क्लॉज के बदले भी, क्लॉज के बदले भी इट का प्रयोग करते हैं, मतलब इनके बदले में भी किसका प्रयोग कर देते हैं, इट का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पलों को, आइए समझते हैं एग्जाम्पलों को। तो आपने समझा कि इन्फिनेटिव और जीरंड और क्लॉज के बदले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इनके उदाहरण को समझते हैं। ठीक, तो इनके उदाहरण हैं, मैंने बोला आपसे इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट, तो यहाँ पर इट हमारा एक
किसकी तरह काम कर रहा है, इन्फिनेटिव की जगह। तो यहाँ इट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। टू सॉल्व यहाँ पर क्या है, टू सॉल्व यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ठीक है। मैंने कहा इट इज सेड दैट वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो वर्चू है, वर्चू इट्स ओन रिवॉर्ड जो है, ठीक है, इज सेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो यूज हुआ है हमारा किसके लिए, वो यूज हुआ है हमारा वर्चू के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, वर्चू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो टू डू इन्फिनेटिव है, उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। मैंने बोला इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक, या फिर मैंने बोला स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, तो यहाँ पर जीरेंट की प्लेस पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट दे विल विन द मैच इज सर्टेन, मतलब ये सर्टेन है कि वो मैच जीतेंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि इट इज सर्टेन दैट दे विल विन द मैच। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझते हैं क्या है कि दिस और इट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, ये बहुत ज़रूरी है। तो दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पहचान, समीपता या परिचय आदि का बोध कराने के लिए करते हैं, इट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आइए समझते हैं। मैंने कहा दिस इज़ अ बुक ऑफ रोहन, मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता इट इज़ अ बुक ऑफ रोहन, क्योंकि यहाँ पर क्या करा रहे हैं, उसकी पहचान है कि ये किसकी बुक है, रोहन की बुक है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, तो यहाँ पर इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सूटेबल क्या है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, दिस वॉज अर्लियर लाइंग आइडियल, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं। इट का प्रयोग मैंने बताया आपको समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि दिस का, ठीक है। यहाँ बोला इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ मिडनाइट, इट इज़ डॉन, इट इज़ डस्क, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको अच्छे तरीके से किसका यूज़, इट का यूज़। तो इट का यूज़ भी आप समझ गए, डिफरेंस क्या है इट और दिस में वो भी समझ गए। तो आइए समझते हैं दूसरा पी। दूसरा पी क्या है हमारा, पजेसिव प्रोनाउंस। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी आपको समझा देता हूँ उसके साथ में, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम या विशेषण, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या है हमारे, माई है, आवर है, योर है, हर है, ठीक है, हिज है, देयर है, इट्स है, ठीक है, वंस है, एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पर माई आया है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके तुरंत बाद क्या है, हाउस क्या है, नाउन, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दिया जाए कि दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पर जो माइन है वो क्या है, वो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। मैंने कहा सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, तो यहाँ पर हर के बाद ड्यूटी आया है, वो हमारा नाउन है, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो जैसे बोला इंडिया इज़ आवर कंट्री, देयर फॉर वी मस्ट फॉलो इट्स कंडीशंस, ठीक है, समझ में आया। वी मस्ट फॉलो इट्स कंडीशन, या कह सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो इंडिया हमारा देश है, इसलिए हमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को फॉलो करना है। वन ऑफ देम वॉज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर जो हिज के बाद में आया वर्क, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने कहा दिस कार इज हिज, तो यहाँ पर जो हिज है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो आइए समझते हैं एक अलग से कंडीशन। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद यदि वर्ब हो तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करना होता है, यानी कि आईएनजी के रूप में यूज़ करना होता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आई डोंट लाइक देयर प्ले हियर, कि मुझे उनका यहाँ खेलना पसंद नहीं आता, तो यहाँ पर देयर प्ले नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर प्लेइंग, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या लेता है, नाउन, यानी कि वर्ब भी नाउन की तरह काम करती है जब उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और वुड यू माइंड माई ओपन द विंडो, तो यहाँ पर माई के बाद में ओपन आया है, तो ओपन यूज़ गलत है, सही यूज़ क्या होना चाहिए, माई ओपनिंग द विंडो, ठीक है, क्लियर हुआ।
यू पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको एग्जांपल दिए पजेसिव एडजेक्टिव के। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं जुड़ सकती, फिर कह रहा हूँ पजेसिव प्रोनाउंस हैं आपके माइन हुआ, आवर्स हुआ, योर्स हुआ, ठीक है, हिज हुआ, हर्स हुआ, देमसेल्व्स हुआ, ठीक है, वंस हुआ, एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल है दिस इज माई बुक, ये तो एडजेक्टिव हो गया। दिस बुक इज माइन, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोनाउन। कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। दिस पेंसिल इज हिज एंड दैट वन इज योर्स, यह पेंसिल उसकी है, वह पेंसिल तुम्हारी है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको अच्छे तरीके से पी का स्क्वायर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर चैप्टर प्रोनाउन हो चुका है फिनिश। जितने भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं।